What's up guys? I hope you are doing well. I am Veer. Welcome to Story Lover Army। तो कैसे हो दोस्तों? मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो। एंजॉय कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, या फिर वैसे ही बोलते रहते हो? देखिए, एंजॉय करनी जरूरी है यार। एंजॉय नहीं करोगे तो फिर जो है मजा नहीं आएगा जिंदगी जीने में, और जिंदगी जीने में मजा नहीं आएगा तो अपने काम ढंग से नहीं करोगे, और काम ढंग से नहीं करोगे तो फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, और फ्रस्ट्रेट हो जाओगे तो फिर पता ही है क्या चलता है जिंदगी में। फिर जो है किसी भी काम में मन लगना बंद हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए हमेशा अपने आप को मोटिवेट रखते हुए, अपने काम पर फोकस करते हुए जिंदगी में आगे बढ़ता रहना चाहिए। बड़ी ही प्यारी बात बोली यार यहाँ पर। अपनी मंजिल तक वही लोग पहुंचा करते हैं जो कड़ी धूप में छांव नहीं मंजिल ढूंढा करते हैं। अगर आप लोग भी इस कैटेगरी में आते हैं तो आप लोग अपनी मंजिल के बड़े ही करीब होंगे। पर लेकिन अगर आप लोग पहले सोचते हैं कि छांव ढूंढ लेते हैं, यानी कि मन कर रहा है शाम को एक चैप्टर खत्म करके सोना था, पर मन कर रहा है कि अब सो लेते हैं, सुबह देखेंगे यार, सुबह उठ के आराम से देखेंगे, ठीक है, अभी नहीं, अभी मन कर रहा है तो अभी रहने देते हैं। तो जो मन के हिसाब से चलता है वो इंसान कभी भी अपनी मंजिल पर नहीं पहुंचता है। तो अगर मंजिल पर पहुंचना है तो मन की सुनना छोड़ दो। अगर मन की सुनते रहोगे तो मंजिल पर कभी नहीं पहुंचोगे। दोस्तों, काफी प्यारा ये शानदार डिस्कशन रहने वाला है। आप लोगों को टकटकी लगाकर ये लेक्चर देखना है, क्या कि साकी कुछ जो भी मैं यहाँ पर डिस्कस करूँ वो सारी चीजें आप लोग ढंग से समझ सकें, और तब समझेंगे तभी तो लंबे समय तक याद रखेंगे। अगर समझेंगे नहीं तो कैसे याद रखोगे? तो इसलिए अच्छे से सुनिएगा। आइए पहले एक बार देख लेते हैं क्या क्या हम लोग को डिस्कस करना है, इसके बाद में फिर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले यहां पर बात की जा रही है इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन की फॉर्म में मैं आप लोगों को बताऊंगा क्या क्या डिस्कस करना है। उसके बाद में फिर हम लोग लेक्चर के अंदर चलेंगे। यूनियन मिनिस्ट्री यानी कि कौन से मिनिस्टर हैं जिनके द्वारा अनाउंस किया गया है यहाँ पर, यह है बेसिकली जो दिव्यांगन होते हैं उनके लिए। तो यहाँ पर इनके द्वारा इसको दिव्यांगत खेल जो केंद्र बोला गया है। तो हमारी कंट्री में ये पर्टिकुलर खेल केंद्र बनाए जाएंगे जो विकलांग सेक्शन है सोसाइटी का, उसके लिए, ताकि अगर आगे चलकर कोई ऐसे ओलंपिक, कोई ऐसे गेम होते हैं ताकि उनको तैयार किया जा सके। तो ये कौन सी मिनिस्ट्री का काम है ये आप लोग को बताना है। FATF, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, नाम तो सुना ही होगा ना? तो इसका नाम आप लोगों ने सुना ही होगा। इसने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाल रखा है। और क्या आप लोगों को पता है कि कब से पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में है? अगर नहीं तो बताऊंगा डिटेल में, आप लोग काफी कुछ इंटरेस्टिंग चीजें और भी जानेंगे इसके बारे में। यूनियन कैबिनेट के द्वारा भी रिसेंटली अप्रूव किया गया एक तरीका एग्रीमेंट। ये इंडिया और दो यहाँ पर, ये दोनों ही बेसिकली एक ही है, एक कंट्री का नाम है यहाँ पर, ये कंट्री के आइलैंड है। आप लोगों को देखना है यहाँ पर एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। देखिए, नॉर्मली क्या होता है, जब हमारी कंट्री के लोग जो है पैसा कमाकर टैक्स देने से बचाने के लिए दूसरी कंट्री में जाकर पैसा रख देते हैं, तो वहां से इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश की जाती है ताकि हमारी कंट्री के जो लोग हैं उनकी गंदी हरकतों को नजर रखा जा सके। तो ये कौन से अभी आइलैंड है, ये मैप बेस्ड क्वेश्चन भी आप लोगों से बन सकता है, तो इसलिए इसको डिटेल में हम लोग देखेंगे। ADIP स्कीम की फुल फॉर्म आप लोगों को बतानी है क्या है, तभी आप लोग बता पाएंगे यहाँ पर। अगर ये आप लोग बता पाएंगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि ये सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट की मिनिस्ट्री के अंडर में आता है। ठीक है, वैसे इस क्वेश्चन को मैं उल्टा भी कर सकता था, यहाँ पर ये स्कीम का नाम देके मिनिस्ट्री पूछ सकता था, पर लेकिन आप लोग उस तरीके से इसका नाम बता देते क्योंकि इसके अंदर कुछ ऐसे शब्द यूज किए गए हैं। ठीक है, तो मैंने इसलिए क्वेश्चन को अपोजिट कर दिया। ओके, आगे बात करते हैं। बी हेल्दी बी मोबाइल, यानी कि मोबाइल के साथ में हेल्दी रहना है। हालांकि आज की डेट में अगर देखिए मैक्सिमम लोगों की जो हेल्थ बिगाड़ने का काम मोबाइल कर रहे हैं, पर लेकिन यहां पर उसके साथ में हेल्दी रहना है। तो ये प्रोग्राम किसके द्वारा स्टार्ट किया गया ये आप लोगों को बताना है। इंटरनेशनल योगा डे आप लोगों ने देखा है, अब की बार 21 जून को सेलिब्रेट किया गया। आप लोगों को ये बताना है थीम क्या थी इसकी, रिवीजन कर लीजिएगा एक बार। आप लोगों को देखता हूं कौन कौन बताता है, भूल गए या फिर याद है। रिवीजन की भी वीडियो आ चुकी है अब तो आप लोगों को ये सारी चीजें याद होनी चाहिए। बताइए, चलिए आगे बात करते हैं। अभी पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान को इंक्रीज्ड मॉनिटरिंग लिस्ट, इंक्रीज मॉनिटरिंग लिस्ट में यहां पर किसके द्वारा रखा गया है, ठीक है, ये आप लोगों को बताना है। और इंक्रीज मॉनिटरिंग लिस्ट को एक और नाम से पुकारा जाता है, ये नाम भी आप लोगों को बताना है। ये नाम बहुत सुना सुना आप लोगों को नहीं लग रहा होगा, क्योंकि नॉर्मली ये ऐसे नाम है जो ज्यादा फेमिलियर नहीं रहते हैं। कल भी मैंने आप लोगों से ऐसे ही कुछ नाम के बारे में डिस्कस किया था, आज फिर कर रहा हूं। इसका रीजन ये रहता है ताकि एग्जाम में आप लोगों को पता तो है टॉपिक कौन सा है, पर लेकिन उसका नाम दूसरा बोल दिया तो आप लोग बोलेंगे यार ये तो पढ़ा ही नहीं है, जबकि सब कुछ पढ़ रखा है। तो इसलिए दूसरे नाम भी पता होना चाहिए, बहरूपीय नाम होते हैं ये, ठीक है, तो इनके बारे में पता होना चाहिए आप लोगों को। 45 साल के बारे में बात की जा रही है। 45 साल में यहां पर अगर बात करें, स्टेब्लिश किया गया था पहले यहां पर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर। तो आप लोगों को यह बताना है कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में आता है। अभी 45 साल इसके सेलिब्रेट किए जा रहे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के द्वारा भी एक MOU साइन किया गया ताकि यहां पर यूनिफाइड फार्मर सर्विस आप लोगों को देखने को मिले। तो किसके साथ में है और किस नाम से इसको पुकारा जा रहा है, तो ये काफी इंटरेस्टिंग न्यूज लगी मुझे। किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कुछ कई सारी उल्टी सीधी हरकतें किसानों से रिलेटेड कई बार हमारे देश में आप लोगों को देखने को मिलती है, जैसे किसान की डेथ हो गई, ठीक है, किसान को फसल के दाम नहीं मिले, तो इसके चलते कई बार ये न्यूज में रहती हैं सारी चीजें। तो यहां पर ये काफी इंपॉर्टेंट मुद्दा बन सकता है इसको लेकर, तो समझेंगे इसके बारे में क्या क्या चीजें काफी अच्छे से, तो काफी कुछ चीजें आप लोग यहां पर जान पाएंगे। तो
तो काफी शानदार इंटरेस्टिंग डिस्कशन रहने वाला है, टकटकी लगाकर देखेगा। तो आइए, आज की जो फ्लाइट है वो टेक ऑफ करने वाली है, अपनी पेटी बांध लीजिए और आइए लेक्चर के अंदर घुसते हैं, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट डे है यार आज की डेट में, तो इसके बारे में जितनी बातें की जाए उतनी कम है। बात की जा रही है जूनोसिस डे के बारे में। जूनोटिक बीमारी का नाम सुना है? जूनोटिक बीमारी, जूनोटिक बीमारी वो होती है नॉर्मली जो जानवर से इंसानों में बीमारी फैल जाती है, उसको जूनोटिक बीमारी बोलते हैं। और फिलहाल अभी कई सारी ऐसी बीमारी के नाम आप लोगों ने सुना होगा, जैसे इबोला हो गया, एवियन इन्फ्लुएंजा हो गया, वेस्ट नाइल फीवर हो गया, ये सारी जूनोटिक बीमारी है। आखिर ये बीमारी निकलकर कहां से आ रही है? इन्वायरमेंट को हम लोग बर्बाद कर रहे हैं, बर्बाद करने की वजह से इन्वायरमेंट के क्या कर रहे हैं, जो जीव जंतु हैं वो काफी हद तक आप लोग को स्ट्रेस में नजर आएंगे, ठीक है। हमारा जो इकोसिस्टम है वो भी हम लोग ढंग से चीजों को फॉलो नहीं कर रहे हैं, इसके चलते बहुत सारी चीजें यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो एट प्रेजेंट टाइम अगर आज के डेट में आप लोग बात करते हैं तो कंडीशन ये है कि हमारे ऊपर किस तरीके से इसका इंपैक्ट पड़ रहा है। तो वो ऐसे होता है कि इन्वायरमेंट में जब कोई चीज इस तरीके से स्ट्रेस में आती है तो उस इन्वायरमेंट में रहने वाले सबके ऊपर इंपैक्ट पड़ता है। बिल्कुल ऐसे घर में एक आदमी टेंशन में तो सारा घर का माहौल खराब रहेगा। इसीलिए कहते हैं कि ऑफिस का काम ऑफिस में छोड़कर आया करो, घर पे आके डिस्कस मत किया करो, घर पे घर का माहौल रहने दो। तो ये अगर हम लोग देखेंगे तो ये जानवर जो हैं आप लोग क्या कर रहे हैं आज के डेट में, आज के डेट में चाइना को देख लीजिए, हमारी कंट्री बहुत सारे जीव जंतु खाए जाते हैं, जैसे कि मच्छी हो गया, चिकन हो गया, ये सारी चीजें आप लोग देखते हैं नॉर्मली, इवन केकड़ा, ये सारी चीजें हम लोग खा रहे हैं। तो अगर किसी भी जीव जंतु के अंदर कोई भी बीमारी होगी तो इंसानों में पहुंचना बड़ी ही लाजमी है, बहुत आसानी से पहुंच जाती है। तो इनके बारे में हमको नॉलेज होनी चाहिए, कैसे इनसे प्रिवेंट करना है, कैसे इनसे बचना है। कोई जूनोटिक बीमारी फैल रही है, किसी वायरस जैसे कि कोई पैथोजन हो गया, कोई वायरस हो गया, तो उसको कैसे रोकना है। तो इन सब चीजों के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए ये डे सेलिब्रेट किया जाता है 6 जुलाई को, ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो आइए डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं आपकी हेल्थ के साथ में। हेल्थ जो काफी इंपॉर्टेंट है, खासकर अगर बात करें आज के डेट में, आप लोगों को बार बार मैं कई बार बातें बताता हूं कि जिंदगी में कम से कम आप लोगों को अपनी हेल्थ को सबसे ज्यादा प्रेफरेंस देना है, बाकी किसी चीज को दे या ना दे, वरना सब कुछ मिल जाएगा और फिर पता चलेगा कि सारी चीजें जो हैं वो हेल्थ के पीछे पड़कर गवा दी। तो इसलिए हेल्थ को सबसे ज्यादा फोकस देना है। प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के द्वारा लॉन्च किया गया यहाँ पर हु एम योगा ऐप। तो ये हु एम योगा ऐप जो है यहाँ पर ये मोबाइल को फोकस करते हुए योगा पर फोकस करेगा। तो योगा ट्रेनिंग, प्रैक्टिस, इन सब चीजों के बारे में फोकस करेगा। योगा की जो प्रोटोकॉल है वो भी कई सारी लैंग्वेजेस में आप लोग को देखने को मिलेगी। तो ये ऐप जो है ये काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पर रहने वाला है। इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह कि ये जो ऐप है, अगर बात करें इसका कंट्रीब्यूशन रहेगा ऑल ओवर वर्ल्ड में, वन वर्ल्ड वन हेल्थ। तो वन वर्ल्ड वन हेल्थ यानी कि पूरी दुनिया की हेल्थ जो है वो अच्छी रहनी चाहिए, उसके ऊपर फोकस करेगा ये पर्टिकुलर जो ऐप है। और इंटरेस्टिंग बात यहां पर यह कि ये जो यूएन की ऑफिशियल लैंग्वेज है प्लस हिंदी, यानी कि टोटल मिलाकर कितनी यूएन की ऑफिशियल लैंग्वेज है बताइए जरा, याद नहीं है ये भी, बताइए जरा कुछ किसको पता है प्लस हिंदी है यहां पर ये, और यूएन की ऑफिशियल लैंग्वेज के साथ में आप लोगों को ये देखने को मिलेगा। तो इसके बारे में आप लोगों को याद रखना है, कई बार क्वेश्चन आप लोगों से बन जाते हैं। तो आप लोगों को एक बार यहाँ पर मैं WHO की वेबसाइट पर लेकर चलता हूँ, आप लोग समझ पाएंगे इस ऐप के बारे में। ये आप लोग देखते हैं यहाँ पर बात की जा रही है हु एम योगा ऐप, अवेलेबल एंड्रॉयड और iOS दोनों फॉर्म में अवेलेबल है। आप लोग अगर इसको डाउनलोड करना चाहते हैं तो डाउनलोड कर सकते हैं, ऐप स्टोर से जाके आप लोगों को लिंक मिल जाएगा, ठीक है। शायद यहाँ पर जाकर क्लिक करेंगे तो आप लोगों को यहाँ पर लिंक मिल जाएगा, ये देखिए, ठीक है। तो ये ऐप आप लोग यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें आप लोगों को यहाँ पर सारी चीजें, सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, कैसे कैसे योगा है, तो सारी चीजें आप लोगों को यहाँ पर दिख जाएगी, इसके बारे में बात की जा रही है। बाकी अगर यहाँ पर बात करें तो इसके आगे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर कई सारी इंफॉर्मेशन और भी दे रखी है कि कैसे जो है योगा को आगे लेकर चलना है। तो योगा एक ऐसी चीज है यार, उसको ना आप लोग ऐसे नहीं बोल सकते कि बेसिकली आज के डेट में कि योगा पर्टिकुलर रिलीजन से कोई रिलेशन है इसका। ये बेसिकली सांसों का शरीर के अंदर जाना और बाहर निकलना एक ऐसा प्रोसीजर है। तो यहाँ पर ऑल ओवर वर्ल्ड में इसको काफी ज्यादा अप्रिशिएट किया जा रहा है, हेल्थ के ऊपर काफी फोकस किया जा रहा है। जब खासकर बात करें कोरोना के टाइम पर, जब काफी लार्ज स्केल पर इम्यून सिस्टम जो है वो बर्बाद होता हुआ नजर आ रहा है। तो इसलिए यहाँ पर जो यूएन की 6 लैंग्वेज प्लस हिंदी, टोटल मिलाकर 7 लैंग्वेज में आप लोगों को देखने को मिलेगा। यूएन की 6 लैंग्वेज कौन सी है, चलिए कुछ मैं बताता हूं, कुछ आप लोग बताइए, दोनों मिलकर काम करेंगे, ठीक है। अच्छी बात है ना, तभी तो गड्डी आगे चलेगी यूएन की 6 लैंग्वेज में आप लोगों को अरबिक देखने को मिलेगी, चाइनीज भी है, जी हाँ चाइनीज भी है, पर हिंदी नहीं है। हिंदी को उसमें लाने के लिए काफी ज्यादा एफर्ट डाला गया था, हालांकि अभी नहीं आई है, इसमें जल्दी आ जाएगी आगे अगर आप लोग एफर्ट कंटिन्यू रखेंगे तो। अरबिक है, चाइनीज है, इंग्लिश है, ठीक है, फ्रेंच है, रसियन है, एक बच गई, वो आप लोग बताइए। देखिए सारी मैंने बता दी, एक पूछिए बस आप लोगों से अब, ठीक है। तो एक बताइए, इंटरेस्टिंग चीज यहां पर यह कि हमारी कंट्री में जो काम किया गया इसके ऊपर, यह है मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा। तो अगर आप लोगों से पूछे कि हमारी कंट्री में कौन सा योगा का इंस्टीट्यूट है, इसके द्वारा आप लोगों को याद होगा, मैंने कुछ दिनों पहले बताया भी था कि इसने ऑनलाइन कोर्सेज स्टार्ट किए हैं योगा के फील्ड में। अगर आप लोग भी उसका पार्ट बनना चाहते हैं तो आप लोग इसको ज्वाइन कर सकते हैं। मैंने देखा नहीं कि शायद कुछ ना कुछ ये फीस ले रहे हैं थोड़ी बहुत, तो यहाँ पर जिससे कि अपने जो कंटिन्यू रख सके, अपने जो भी प्रोग्राम
प्रोग्राम है इनके, तो वो मैंने चेक नहीं किया था, आप लोग चेक कर लेना अगर आप लोगों को यहाँ पर प्रोग्राम चाहिए। इवन योगा में टीचर अगर आप लोगों को बनना है उसके लिए भी यहाँ पर ये सपोर्ट प्रोवाइड करा रहे थे, ठीक है। तो ये मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा, ये दिल्ली में लोकेटेड है, इसके बारे में आप लोगों को याद रखना है। डायरेक्ट क्वेश्चन भी आप लोगों से बन सकता है क्योंकि रिसेंटली अभी ये न्यूज में आ गया है। जो मैंने आप लोगों से डिस्कस किया यहाँ पर बेसिकली मोबाइल के बारे में, एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, यानी कि WHO के द्वारा यहाँ पर इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर जो WHO लिखा हुआ है ये WHO हु नहीं है, यहाँ पर ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा भी स्टेट किया गया बी हेल्दी बी मोबाइल, यानी कि मोबाइल की फॉर्म में आप लोगों को यहाँ पर हेल्थ को कंटिन्यू रखने के लिए, अच्छा एंजॉय करने के लिए आप लोगों के लिए ऐप प्रोवाइड करा दिया गया। तो ऐप जो मोबाइल है वो आप लोगों की हेल्प करेगा आप लोगों को हेल्दी रखने में। इसके चलते यहाँ पर जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, कम्युनिकेबल डिजीज कैसी होती है, वो बीमारी जब एक इंसान से दूसरे इंसान पर पहुंच जाती है, जैसे कि कोरोना वायरस, अगर मुझे लग गया तो मेरे पास में आओगे तो आपको भी लग जाएगा, इसलिए जब भी मैं मिलूं तो मेरे से गले मत मिलना, हाथ मिलाना बस, ठीक है, दूर रहकर, बल्कि नमस्ते कर लेना दूर से। तो कहने का मतलब यह कि कम्युनिकेबल डिजीज वो होती है अगर किसी इंसान से दूसरे इंसान में फैल जाती है। अगर मुझे कैंसर है तो वो आप लोगों को नहीं पहुंचेगा, चाहे गले मिल लो चाहे गले पड़ लो, कुछ ही हो जाए, वो आप लोगों को नहीं होगा, वो इंसान को जिसको हुआ है उसी को रहेगा, जब तक कि मेरी बॉडी में से ब्लड निकलकर आप लोगों की बॉडी में न पहुंच जाए तब तक वो चीजें आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। तो यानी कि कहने का मतलब यह कि यहां पर फोकस रहेगा बेसिकली कम से कम नॉन कम्युनिकेबल डिजीज को तो कंट्रोल किया जाए, यानी कि जैसे कि हार्ट अटैक हो गया, ठीक है, या कोई और ऐसी जैसे मोटापा हो गया, डायबिटीज हो गई, ये सारी जो बीमारी लगती है ये आज की डेट में अनहेल्दी लाइफस्टाइल की वजह से बीमारी आप लोगों को देखने को मिलती है, तो उसको इंप्रूव करने की कोशिश यहां पर की जा रही है। तो इसी के लिए योगा डे भी आप लोगों ने देखा, तो योगा डे जो है वो याद रखना, अब की बार की जो थीम थी वो थी योगा फॉर वेल बीइंग, हाँ याद है आप लोगों को, मैंने सोचा भूल गए हो, अरे आप लोगों को तो याद है, तो याद रखना योगा फॉर वेल बीइंग, ठीक है। तो ये 21 जो जून है उसको सेलिब्रेट किया था वर्ल्ड योगा डे। एक छोटा सा क्वेश्चन और बता दीजिए, योगा डे जो पहली बार कब सेलिब्रेट किया गया था, ठीक है, तो इतना सारा बता दिया, तो इतना आप लोगों से पूछा, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग यहां पर बात करेंगे पर्टिकुलर एक आइलैंड वाले एरिया के बारे में। एग्जैक्ट लोकेशन अगर आप लोग इसकी देखना चाहते हैं तो आप लोग यहां पर देखिए, ये है इसकी एग्जैक्ट लोकेशन, ऊपर हो गया ये यहां पर हो गया यूएसए, नीचे हो गया यहाँ पर ये बेसिकली साउथ अमेरिका हो गया, यहाँ पर ब्राजील और ये सब आप लोगों को देखने को मिल रहा है। तो इसके बीच में यहाँ पर ये कैरेबियन जो सी है उसके पास में आप लोगों को ये आइलैंड देखने को मिलेगा। यहाँ पर हो गया गल्फ ऑफ मैक्सिको, और नॉर्मली आप लोग इसको बोल सकते हैं कि नॉर्थ जो अटलांटिक ओशन है उसमें आप लोगों को ये नजर आएगा। तो ये जो आइलैंड वाला एरिया है जिसका नाम है सेंट विंसेंट, इसी के साथ में इसको ग्रेनेडिन्स के नाम से भी आप लोग जानते हैं यहाँ पर, तो इसके साथ में हमारी कंट्री के द्वारा अभी एक एग्रीमेंट साइन किया गया है। उस एग्रीमेंट में क्या होगा, अगर हमारी कंट्री का कोई पर्सन यहाँ पर सेंट विंसेंट या फिर ग्रेनेडिन्स जो इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर रहता है, तो वहां पर कोई भी अगर इंफॉर्मेशन होगी टैक्स कलेक्शन के बारे में हमारी कंट्री को वो प्रोवाइड कराई जाएगी। तो इससे क्या होगा, इससे वही बात है कि जो ब्लैक मनी यहाँ पर उधर जाकर अगर कोई यहाँ पर पैसा रखता है, और ब्लैक मनी एक तरीके से होती है वहां पर अपना पैसा कम टैक्स देकर यहाँ पर बचाने की कोशिश करते हैं, तो इसके चलते ये कंडीशन सुधर पाएगी, ठीक है। तो एग्रीमेंट जो है यहाँ पर रिपब्लिक ऑफ इंडिया और सेंट विंसेंट और ग्रेनेडिन्स जो यहाँ पर ये पर्टिकुलर आइलैंड है इसके बीच में आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो इसके चलते यहाँ पर टैक्स की जो एग्जेम्पशन रहती है, कई बार कई सारी कंट्री में जिनको टैक्स हेवन कंट्री माना जाता है, तो उसके चलते दूसरी कंट्री में वो इन्फॉर्मेशन हम लोग प्रोवाइड करा पाएंगे, यानी कि एक तरीके से अगर कोई कल को टैक्स से रिलेटेड कोई डिस्प्यूट भी रहता है तो उसको भी हम लोग सोल्व कर पाएंगे। तो लोकेशन आप लोग यहां पर देख लीजिए, कई बार क्या रहता है लोकेशन आप लोगों के माइंड में नहीं रहती है, अगर लोकेशन भी आप लोग थोड़ा सा माइंड में रखेंगे तो लंबे समय तक आप लोग इसको याद रख पाएंगे। इसको कैरेबियन कंट्री भी यहां पर बोला जाता है, ठीक है, कैरेबियन कंट्री है यहां पर, ये यानी कि कैरेबियन एरिया में ये कंट्री है, तो इसलिए एक आइडिया माइंड में होना चाहिए। मैंने आप लोगों से जब क्वेश्चन पूछा उस टाइम मैंने आप लोगों से बात भी की थी, यहां पर बात की जा रही है दिव्यांगन खेल जो केंद्र के बारे में। तो यहां पर हमारी कंट्री में जो सोशल जस्टिस मिनिस्टर हैं, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्टर नाम है इनका थावरचंद गहलोत, इनके द्वारा रिसेंटली अभी हमारी कंट्री के अलग अलग पार्ट में बात की गई है कि ऐसे 5 तरीके के सेंटर हमारी कंट्री में स्टैब्लिश किए जाएंगे ताकि जो पैरा ओलंपिक होते हैं, जो पैरा ओलंपिक एथलीट होते हैं, उनकी परफॉर्मेंस को इंप्रूव किया जा सके। नॉर्मल इंसानों पर तो हम लोग पूरा फोकस करते हैं, उनके लिए पता नहीं क्या क्या करते हैं, पर लेकिन जो हमारी कंट्री में जो पैरा ओलंपिक खिलाड़ी होते हैं उनके ऊपर हम लोग ज्यादा फोकस नहीं देते हैं, यानी कि अगर हम लोग चाहते हैं कि ओलंपिक में वो भी जाकर अच्छा परफॉर्मेंस करें तो यहां पर हमको फोकस देना पड़ेगा। तो इसी के चलते यहां पर अभी हमारी कंट्री में ये कुछ इस तरीके का एस्टेब्लिशमेंट किया गया, इस तरीके के केंद्र एस्टेब्लिश किए गए हैं जो कि जो भी यहां पर दिव्यांगजन जो हमारी कंट्री के प्लेयर हैं उनको हेल्प प्रोवाइड कराएंगे। तो एक तरीका इस तरीका असिस्टेंस आप लोगों को देखने को मिलेगा, बेसिकली इसको बोलते हैं असिस्टेंट टू डिसेबल पर्सन, इसको एडीआईपी बोला गया। तो एडीआईपी जो स्कीम है यहां पर ये जिसको असिस्टेंट टू डिसेबल पर्सन, ये सोशल जस्टिस जो इंपावरमेंट मिनिस्ट्री है उसके अंडर आप लोगों को देखने को मिलती है, और काफी पॉपुलर स्कीम है यहाँ पर, जो कि एड और जो एप्लीकेशन वगैरह जो भी यहाँ पर हेल्प होती है वो यहाँ पर दिव्यांगन को प्रोवाइड कराया जाता है इस पर्टिकुलर मिनिस्ट्री के द्वारा, ये पर्टिकुलर स्कीम के थ्रू, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता कि कोई कंफ्यूजन
होना चाहिए। नॉर्मली अभी ओलंपिक भी आ रहा है, टोक्यो ओलंपिक, तो उसके चलते आप लोगों से क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं, कुछ भी अगर इस तरीके से रिलेटेड आप लोगों को चीजें देखने को मिलती हैं। तो यहां पर बात की जा रही है उड़ीसा के बारे में। तो उड़ीसा के अंदर एक पर्टिकुलर एरिया है यहां पर जिसको बोलते हैं कुर्लोई। तो कुर्लोई नॉर्थ माइन, इसको रिसेंटली अभी ऑक्शन किया गया है, और जो ऑक्शन किया गया है इसको यहाँ पर विद वेदांता लिमिटेड, तो जो कंपनी है यहाँ पर अभी देखने को मिला। तो यहाँ पर जो ये हमारे कंट्री में अगर आप लोगों से पूछे इस तरह कोई काम कौन करता है, तो ये है माइंस एंड मिनरल्स। तो डेवलपमेंट और रेगुलेशन जो एक्ट है 1957 का, उसके हिसाब से चीजें देखने को मिलती हैं। और ये किसके अंडर में आता है, ये मिनिस्ट्री ऑफ कोयल के अंडर में आता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारा काम करता है। तो उड़ीसा में अभी यहाँ पर ये चीजें देखने को मिली। देखिए हमारी कंट्री में कई बार क्या होता है, जो ऑक्शन किए जाते हैं ऐसे अगर कोयले से रिलेटेड जो फील्ड होते हैं उनमें उनको ढंग से ऑक्शन करना काफी ज्यादा जरूरी है। इसमें काफी बड़ा घपला देखने को मिलता है। कई बार तो ऐसा रहता है कि यहाँ पर इनको ऑक्शन जब किया जाता है तो काफी ज्यादा फर्जीवाड़ी देखने को मिलता है। उन लोगों को हमेशा ये प्रोडक्ट पकड़ा दिए जाते हैं उठाकर, जो लोग उसके लिए बेसिकली नहीं होते कि एक तरीके से भाई भतीजावाज दिखाकर। पर लेकिन अब यहां पर ऑक्शन में काफी कुछ चेंज किया गया, तो उसके चलते अब यहां पर फिर से ऑक्शन होने जा रहे हैं। वरना कोलगेट और 2G घोटाले आप लोगों ने सुने होंगे, तो वो उस टाइम पर काफी ज्यादा दिक्कत आ गई थी देश के अंदर। तो इन सब चीजों को चेंज किया गया। अब एक प्रोडक्टिव तरीके से चीजें प्रोवाइड कराने की कोशिश की जा रही है। आगे अगर यहां पर बात करें तो देखिए टैक्स कलेक्शन जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है। अगर देश में टैक्स कलेक्शन अगर सही तरीके से नहीं होगा तो फिर काफी सारी दिक्कत देखने को मिलेगी। तो उसी को सही तरीके से सपोर्ट करने के लिए हमारी कंट्री में कई सारे चेंज लाए जाते हैं। तो फाइनेंस एक्ट 2021 के अंदर अभी इंसर्ट किया गया है यहां पर 2 सेक्शन। एक तो है सेक्शन 206AB, एक है सेक्शन 206CCA। तो यहां पर जो इनकम टैक्स एक्ट है 1961 का, ठीक है, तो उसके हिसाब से यहां पर अब चीजें चेंज होती नजर आएंगी। और 1 जुलाई से यहां पर ये चीजें इंप्लीमेंट भी हो गई हैं। लेकिन नॉर्मली क्या होता है, कई सारे आप लोगों ने देखा होगा टैक्स में डिडक्शन यानी कि छूट दी जाती है। और टैक्स कलेक्शन के बारे में बात करें तो यहां पर आप लोगों को देखने को मिलता है, ठीक है, या हायर रेट पर क्या है छूट दी जाती है। तो इसमें कई बार नॉन फिलर आप लोगों को देखने को मिलेंगे, स्पेसिफाइड पर्सन, जिनके ऊपर यहां पर ये चीजें लगाने की कोशिश की जाएगी, जो टैक्स को एक तरीके से नहीं, टैक्स को सही तरीके से पैटर्न में लेके नहीं चलते जिस तरीके से टैक्स को भरना चाहिए। तो यहां पर या तो अगर बात करेंगे तो हायर रेट ट्वाइस देना पड़ेगा, या फिर 5%, तो जो भी हाई होगा वो यहां पर देना पड़ेगा। तो इसके चलते इनकम टैक्स हमारी कंट्री में यूज में किया जाता है। जो इनकम टैक्स एक्ट है यहां पर ये हमारी कंट्री में जो डायरेक्ट टैक्स की कैटेगरी में आता है। नॉर्मली जब वो लोग डायरेक्ट जो इनकम पे जो टैक्स पे करते हैं। अगर बात करें इनडायरेक्ट के बारे में तो जैसे आप लोग देखते हैं ना, गुड्स और सर्विस टैक्स हो गया, जीएसटी बोलते हैं, वो इनडायरेक्ट टैक्स की कैटेगरी में आता है। इनडायरेक्ट टैक्स मतलब आप लोग नॉर्मली अगर मार्केट से कोई मोबाइल फोन खरीद कर लेकर आएंगे तो उस पर भी आप लोगों को टैक्स पे करना पड़ता है। पर लेकिन वो जो टैक्स है वो आप लोग डायरेक्ट नहीं देते हैं यहाँ पर गवर्नमेंट को, वो इनडायरेक्ट वे में गवर्नमेंट के पास में पहुंच जाता है। स्टार्टिंग से ये प्रोसीजर स्टार्ट होता है, तो ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि आज की डेट में अगर बात करें, सबसे जो बड़ा फोकस आप लोग देख सकते हैं कि किसी तरीके से जो टैक्स चोरी न हो उसको कैसे रोका जाए। चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन मैंने आप लोगों से पूछना है। आप लोग ये बताइए कि हमारी कंट्री में इनकम टैक्स जैसे हो गया, डायरेक्ट टैक्स हो गया, और नॉर्मली जो मैंने बताया कि जीएसटी वगैरह ये इनडायरेक्ट टैक्स हो गए, तो ज्यादा कलेक्शन किसका होता है, डायरेक्ट टैक्स का होता है या फिर इनडायरेक्ट टैक्स का होता है, ये आप लोग को बताना है। यानी कि कौन सा यहां पर ज्यादा है ये आप लोग बताइए। ये क्वेश्चन है और एक प्रोडक्टिव क्वेश्चन है जो आप लोग को पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अब कुछ न्यूज यहां पर हम लोग डिटेल में देखेंगे। और सबसे जो इंपॉर्टेंट न्यूज यहां पर है, ये बात की जा रही है अर्बन इंडिया के बारे में। अर्बन इंडिया मतलब शहरी एक जो इलाका होता है उसके बारे में बात की जा रही है। आज की डेट में बहुत सारी फैसिलिटी, हेल्थ की, एजुकेशन की, या फिर और दूसरी जॉब से रिलेटेड फैसिलिटी को लेने के लिए लोग जो है वो गांव छोड़कर शहर में रहना पसंद कर रहे हैं। इवन इंटरनेट भी एक ऐसा मुद्दा बन गया है आज की डेट में। जो शहर में रहते हैं उनके पास में अच्छा खासा इंटरनेट की फैसिलिटी रहती है, गांव वाले एरिया में रहते हैं तो उनको इंटरनेट की फैसिलिटी जो है वो अप टू द मार्क नहीं मिल पाती है। तो इसलिए यहाँ पर जो शहर के ऊपर जो बर्डन बनता जा रहा है उसको ध्यान में रखते हुए कई सारे चेंज किए जाते हैं। तो उसी में यहाँ पर कई सारे प्रोग्राम बनाए जाते हैं। तो उसी का एक एनालिसिस है यहाँ पर अर्बन इंडिया अर्बन मिशन के बारे में। तो यहां पर अगर बात करें, ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर, तो ये हरदीप सिंह पुरी साहब के अंडर में आती है। तो ऑनलाइन यहां पर इनके द्वारा अभी यादगार एक तरीके से इवेंट देखने को मिला, जो कि 6 साल हो चुके हैं। यहां पर बेसिकली 3 जो ट्रांसफॉर्मेटिव मिशन हमारी कंट्री में लाए गए थे। यानी कि ये मिशन वो मिशन है जिन्होंने हमारी कंट्री में काफी बड़ा इंपैक्ट डाला, तो उनको याद करने की कोशिश यहां पर इसके थ्रू की जा रही है। ये 3 मिशन जो है वो कौन कौन से हैं, अगर उसके बारे में आप लोगों से कोई क्वेश्चन पूछे तो इन 3 के बारे में आप लोग याद रखिएगा। जो कि सबसे पहला आप लोग यहां पर बोल सकते हैं, यह स्मार्ट सिटी मिशन, ठीक है। स्मार्ट सिटी मिशन हो गया यहां पर, जो मैंने आप लोगों को डिटेल में डिस्कस भी किया था अभी 2-3 दिन पहले हम लोगों ने जब एडिटोरियल डिस्कस किया, तो स्मार्ट सिटी मिशन हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो सबसे पहला यहां पर स्मार्ट सिटी मिशन, यानी कि हमारी कंट्री में स्मार्ट सिटी होनी चाहिए, ये एक काफी इंपॉर्टेंट मिशन था। दूसरा जो था यहां पर ये था अटल मिशन।
अटल मिशन फॉर अर्बन रिजुनेशन एंड जो बेसिकली अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, इसके बारे में मैं आप लोगों से बात भी करूंगा इनके बारे में, ताकि एक मोटा मोटा आइडिया आप लोग रख सकें। और प्रधानमंत्री आवास योजना, ये भी दो तरीके की है, एक तो शहर वालों के लिए, एक गांव वालों के लिए। तो ये तीन इंपॉर्टेंट जो मिशन है जिनके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे। बेसिकली यहां पर ये बात की जा रही है कि हमारी कंट्री में एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट है जिसको बोलते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर, ठीक है। तो ये नॉर्मली जो इंस्टीट्यूट है काफी बड़ा रोल प्ले करता है इस तरीके की स्कीम को इंप्लीमेंट करने के लिए। तो इसकी वजह से यहां पर ये स्कीम न्यूज में आ गई है। अगर हम लोग बात करें, देखिए यहां पर पहले बात करेंगे हम लोग ये प्रधानमंत्री आवास योजना। तो प्रधानमंत्री आवास योजना जो है यहां पर ये सैंक्शन की गई इसके थ्रू 1.12 करोड़ हाउस, तो लगभग 16 लाख फैमिली यहां पर इससे फायदा अब तक उठा चुकी हैं। क्रेडिट लिंक जो सब्सिडी है यहां पर स्कीम के थ्रू भी प्रोवाइड कराई गई है। इसी के चलते यहां पर अराउंड 689 करोड़ जो पर्सन है वो यहां पर इसके थ्रू एम्प्लॉय है, क्योंकि ये घर बनाए गए और फिर लोगों को पहुंचाए गए। तो बहुत सारे लोगों को यहां पर एक तरीके से जॉब भी मिली यहां पर, ठीक है, जो कि यहां पर एम्प्लॉय किया गया और प्रॉपर एक जॉब में भी उनको कन्वर्ट किया गया। लगभग यहां पर 246, तो दो में 2 जोड़ो 4, 2 में 4 में 2 जोड़ो 6, तो इस तरीके से आप लोग यहां पर देख सकते हैं। तो इतनी सारी जॉब भी यहां पर क्रिएट की गई। तो कहने का मतलब यहां पर यह है कि अगर कोई भी स्कीम चलती है तो इस तरीके से काफी फायदा देखने को मिलता है। तो अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग का भी यहां पर फोकस किया गया कि कम से कम इतने घर बना दो कि हमारी कंट्री के अंदर अगर कोई बाहर जा रहा है, माइग्रेंट पर्सन, कोई माइग्रेंट वर्कर या फिर कोई गरीब इंसान जॉब के लिए बाहर जाता है, तो कम से कम इतना तो वो रख सके कि उसकी जो एक तरीके से इनकम हो कि वो अपना एक घर खरीद सके, ठीक है। खरीद नहीं सके मतलब किराए पर ले सके अपने रहने के लिए, नहीं कि सर पर एक छत होनी चाहिए। तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा इस पर्टिकुलर स्कीम के तहत। नेक्स्ट है यहां पर AMRUT, इसको बोलते हैं अटल मिशन फॉर अर्बन रिजुनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये जो स्कीम है यहां पर, ये इसके तहत यहां पर ये बोला गया कि 1.05 करोड़ के करीब हाउस जो हैं उनमें वाटर टेप प्रोवाइड कराया गया, यानी कि टोटी वाला पानी, ठीक है। तो यहां पर आप लोग याद रखिएगा ये किस पर्टिकुलर एरिया के बारे में बात करें, हम लोग अर्बन के एरिया के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जल शक्ति मिशन किसके लिए है, वो गांव वाले एरिया के लिए, तो उसके साथ में इसको कंफ्यूज मत करना, ठीक है। 78 के करीब जो यहां पर सीवेज जो कनेक्शन देखने को मिले, ताकि जो गंदगी है वो सही तरीके से सही जगह पर पहुंचाई जा सके, उसकी वजह से कोई बीमारी न देखने को मिले। तो इसके ऊपर भी काफी बड़ा काम किया गया। इसी के साथ में स्ट्रीट लाइट जो कि काफी बड़ा मुद्दा रहता है, खासकर वुमेन सिक्योरिटी के बारे में बात करें, कई बार एक्सीडेंट के बारे में बात करें, तो स्ट्रीट लाइट भी यहां पर रिप्लेस की गई, जिसके तहत उनको एलईडी में कन्वर्ट किया गया, ठीक है। लाइट एमिटिंग डायोड बोलते हैं इसको, जो कि यहां पर एनर्जी सेविंग का काम करता है, तो इसको इंप्लीमेंट किया गया। कार्बन फुटप्रिंट भी काफी हद तक रिड्यूस किया गया, क्योंकि अमृत मिशन जो है अगर इसके बारे में हम लोग बात करें, तो अगर यहां पर एलईडी हम लोगों ने लगाया तो सोचे कितने सारे लोगों को यहां पर इससे फायदा हो रहा है। और इसी के चलते जो पहले वैसी लाइट जलती थी, अब यहां पर इससे लोगों को फायदा होगा। और यहां पर कहीं ना कहीं आप लोग देख सकते हैं कि जो कार्बन डाइऑक्साइड का मिशन भी काफी कम होगा, अगर बात करें एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट के हिसाब से, ठीक है। तो ये हो गया यहां पर। नेक्स्ट जो मिशन है यहां पर ये है स्मार्ट सिटी मिशन। स्मार्ट सिटी मिशन का मतलब ये था बेसिक पर्पज कि हम लोग किस तरीके से स्मार्ट सिटी बना सकते हैं। स्मार्ट सिटी मतलब लाइट की प्रॉपर फैसिलिटी हो, वहां पर गंदगी भी कहीं ज्यादा इकट्ठी ना हो, ठीक है। सारी फ्लोर वहां पर साफ सफाई आप लोगों को देखने को मिले। इसी के साथ में सारी सर्विस जो है प्रॉपर वे में प्रोवाइड कराई जा सके। इन्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए वहां पर ढांचागत विकास होना चाहिए, ठीक है। तो वो सारी के बारे में हम लोगों ने बात की थी। तो ये लगभग 70 के करीब यहां पर सिटीज जो हैं वो उनको प्रॉपर डेवलप करने की कोशिश की गई। हालांकि आज की डेट में अगर आप लोग बात करें, कोई भी ऐसी कंप्लीट सिटी नहीं है जिसको आप लोग बोल सकते हैं कि ये कंप्लीटली स्मार्ट सिटी हो चुकी है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने प्रयास किया, पर हाँ फिर भी हम लोग अप टू द मार्क नहीं पहुंचे। तो बिल्कुल ऐसे कि प्रिपरेशन करी, सिलेक्शन नहीं हुआ, तो फिर उस प्रिपरेशन का इतना आप लोग मोल भाव नहीं कर सकते, यानी कि एक तरीके से ज्यादा नहीं बोल सकते कि हाँ ठीक है पढ़े थे, पर लेकिन रिजल्ट का है। तो लोग जो है वो रिजल्ट के ऊपर ज्यादा विश्वास करते हैं, वो ये नहीं पता कि आप लोगों ने क्या नॉलेज ली, जो भी है वो उसके ऊपर ज्यादा फोकस नहीं करते हैं। तो स्मार्ट सिटी मिशन जो इनिशिएटिव है ये किसका था, ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर का था। ऑब्जेक्टिव इसका यही था कि कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसी ढांचा हम लोगों को प्रोवाइड कराना है ताकि जो क्वालिटी ऑफ लाइफ सिटीजन की वो बढ़े। सस्टेनेबल इन्वायरमेंट और एप्लीकेशन एक स्मार्ट सॉल्यूशन होना चाहिए। जो भी दिक्कतें हैं सिटीज वाले एरिया में, ठीक है, साफ सफाई नहीं होती है, पानी नहीं आता है, लाइट नहीं आती है, कचरा साफ नहीं होता है, ये कोई भी ऐसी दिक्कत है तो वो प्रॉपर यहां पर सिस्टम होना चाहिए, ठीक है। तो ये है कोशिश यहां पर इसके थ्रू, इस मिशन के थ्रू। अमृत मिशन जो था 2015 में लॉन्च किया गया, ये भी कौन सा है, ये हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर के अंडर में ही आता है। देखिए अर्बन वाले एरिया में कोई डेवलपमेंट करना है तो वो अर्बन अफेयर के अंडर में ही आएगा, ठीक है। अगर रूरल वाले एरिया में कोई डेवलपमेंट करना है तो वो रूरल वाली मिनिस्ट्री के अंडर में आएगा। तो इस तरीके से कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो यहां पर बेसिकली टैप वाटर प्रोवाइड कराने की कोशिश की गई। और प्रधानमंत्री आवास योजना,
तो यहां पर ये 2015 में इसको लॉन्च किया गया था। इसका बेसिक पर्पज ये था कि अर्बन एरिया में 2022 तक आप लोग किस तरीके से यहां पर लोगों को पानी कम से कम आप लोग प्रोवाइड करा सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे पर्पज यहां पर ये सॉरी इसके मतलब था कि आवास, पानी नहीं, पानी तो ऊपर वाला था, आवास प्रोवाइड कराने लोगों को, रहने लायक जगह। और कब तक रखा गया था टारगेट, यहां पर रखा गया था 2022 तक का, यानी कि 75 साल जब आजादी के हम लोग सेलिब्रेट करें। तो ये था बेसिक यहां पर पर्पज। इसके चलते जो भी गरीब सेक्शन है सोसाइटी का, उनको भी रहने लायक जगह मिल सके, तो ये फोकस यहां पर किया गया। क्योंकि जो शहर वाला है वो तो तुरंत जाकर खरीद लेगा, अपनी दुनियादारी अच्छे से एंजॉय करेगा, पर लेकिन गांव वाले एरिया में काफी ज्यादा दिक्कत, जो गांव वाला कोई पर्सन जाता है तो उसको काफी ज्यादा दिक्कत देखने को मिल जाती है। तो वो किस तरीके से एक अपने रहने लायक जुगाड़ वहां पर ढूंढे, तो वो काफी बड़ी प्रॉब्लम आती है निकलकर, ठीक है। तो ये यहां पर बेसिकली प्रोग्राम थे जिसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं। तो ये 3 प्रोग्राम है, अलग अलग 3 स्कीम के बारे में एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं हम लोगों ने यहां पर डिस्कस किया, ठीक है। तो आइडिया रखना। आगे जो न्यूज है यहां पर ये बात की जा रही है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के बारे में। हालांकि आप लोग कई सारी बातें इसके बारे में जान चुके हैं, पर कुछ नई चीजें आप लोगों को यहां पर जानने को मिलने वाली है। वो नई चीज क्या है, यहां पर बात की जा रही है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के बारे में। तो इसके द्वारा डिसाइड किया गया रिटेन करने के लिए पाकिस्तान के लिए जो इंक्रीज्ड मॉनिटरिंग लिस्ट है, यानी कि आप लोगों ने कई बार सुना है ग्रे लिस्ट के बारे में, ठीक है। तो अगर आप लोगों को ग्रे लिस्ट की जगह यहां पर लिखकर दे दे इंक्रीज मॉनिटरिंग लिस्ट, तो आप लोग क्या करेंगे, तो फिर आप लोग घूम जाएंगे कि यार ये क्या हो गया, तो हम लोगों ने पढ़ाई नहीं, ऐसी कोई लिस्ट थी क्या, सर ने तो बताई नहीं, ठीक है। तो तुरंत आप लोग याद करोगे मेरा चेहरा तो कहने का मतलब ये है यहां पर ये कि आप लोग अगर इस तरीके की चीजें भी याद रखोगे तो एग्जाम में क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के द्वारा 27 पॉइंट का एक एक्शन प्लान यहां पर दिया गया था पाकिस्तान को। ये एक्शन प्लान 2018 में दिया गया था और ये बातें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं 2021 में। तो अब तक ये एक्शन प्लान जो है पाकिस्तान के द्वारा कंप्लीटली इंप्लीमेंट नहीं किया गया। तो बोला ये गया था कि अगर ये एक्शन प्लान आप लोग इंप्लीमेंट कर लेंगे तो आप लोगों को ग्रे लिस्ट से बाहर निकाल दिया जाएगा। तो जैसे ही ग्रे लिस्ट से बाहर निकलेंगे तो फिर चीजें नॉर्मल हो सकती हैं। तो इसके चलते पाकिस्तान जो है उसको इंप्लीमेंट नहीं कर पाया। इसमें जो पूरा फोकस था वो 2 चीजों पर था, एक तो थी मनी लॉन्ड्रिंग और एक थी टेररिस्ट फाइनेंसिंग। तो याद रखिएगा मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फाइनेंसिंग ये 2 मुद्दे हैं काफी बड़े, जिनके ऊपर जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जिसको आप लोग FATF बोलते हैं, वो काम करता है। यानी कि इन 2 मुद्दों को बेसिकली समेटने की कोशिश करता है, उसका ऑब्जेक्टिव इन्हीं के मुद्दे के इर्द गिर्द घूमता है। और जब G7 कंट्रीज के द्वारा मिलकर यहां पर ये फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स 1989 में बनाया गया था, उस टाइम पर भी इसका बेसिक फंडा यही था कि इन चीजों के ऊपर हम लोगों को फोकस देकर चलना है। और यहां पर यही 2 चीजें हैं जो दुनिया में सबसे ज्यादा दिक्कत क्रिएट करती हैं आज के डेट में। तो 39 मेंबर आप लोग को यहां पर इसके अंदर आज के डेट में देखने को मिलेंगे जो काम करते हैं फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के अंदर। और इनका बेसिक पर्पज ये रहता है कि कैसे चीजों को कंट्रोल करके चलना है, ठीक है। तो यहां पर अगर ग्रे लिस्ट है तो देखिए, अगर नॉर्मली अगर देखा जाए तो ये जो लिस्ट होती है ना, इससे ग्रे लिस्ट हो गई, ठीक है। तो आप लोगों को ये नहीं देखने को मिलेगा कि ये बाइंडिंग है, यानी कि हाँ ठीक है ग्रे लिस्ट में डाल दिया, पर लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है कि आप लोग बोल सकते हैं कि बहुत बड़े प्रतिबंध लग गए हैं, ठीक है। तो नॉर्मली कंट्री को सचेत किया जाता है कि हाँ कि आप लोग सुधर जाओ। तो पाकिस्तान जो है अगर बात करें तो यूएन के जो डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है, जैसे 20/6/11 जो किया गया हाफिज सईद जैसे मोहम्मद के द्वारा, ठीक है। तो पाकिस्तान जो है यहाँ पर 26 मुद्दे ऐसे हैं जो कंप्लीट कर पाया इस पर्टिकुलर सिस्टम के तहत। तो काफी सारे मुद्दे उसने कंप्लीट नहीं किए। तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने हालांकि ज्यादा पाकिस्तान को दिक्कत में डालने की कोशिश नहीं की, पर फिर भी प्रेशर बनाने की कोशिश की है ताकि थोड़ा सा ये काम ढंग से कर सके। तो यहां पर जो इंक्रीज मॉनिटरिंग लिस्ट है, जिसको नॉर्मली ग्रे लिस्ट आप लोग बोलते हैं, तो उसमें यहां पर पाकिस्तान को कुछ यहां पर सिस्टम सपोर्ट प्रोवाइड कराने की कोशिश की ताकि ये ढंग से काम करे, ठीक है। तो कंटिन्यू किया गया कि प्रोग्रेस जो भी है उसको ढंग से, हाँ ठीक है शाबाश बहुत अच्छा काम कर रहे हो, थोड़ा सा और काम करो, तो ऐसे बोला गया, ठीक है। तो यहां पर ताकि ये फाइनेंस जो है टेररिज्म को जो दिया जाता है उसको काउंटर कर सके। और इसी के साथ में जो यूएन के जो डेजिग्नेटेड टेररिस्ट हैं, यानी कि जिसके द्वारा यूएन के द्वारा जिनको एक टेररिस्ट का दर्जा दिया गया, उसके ऊपर भी ये काम कर सके। तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो है यहाँ पर ये कई सारी, एक तरीके से ऐसा नहीं है कि यहाँ पर अगर बात करें नॉर्मली ये कई सारे आप लोग यहाँ पर बैंड ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलती है, तो उसको भी यहाँ पर रिकॉग्नाइज किया गया कि इनको कैसे लेकर चल रहे हैं। इंडिया ने भी यहाँ पर हमने भी कम से कम अपनी रोटी सेकी कि भाई साहब हमारे यहाँ भी अटैक हुआ था मुंबई का और पुलवामा का, उसको भी काउंट कर लेना, ठीक है। तो इन्होंने उसको भी काउंट कर लिया। तो पाकिस्तान रोने लगा, कहने लगा कि इंडिया हमको इससे बाहर नहीं आने देगा। बाहर कैसे आने दे जब हरकतें इतनी लंबी हैं और इतनी गंदी हैं। तो हमने तो बहुत सारे अपने जवान खोए हैं इसके चक्कर में। तो इसके चलते यहां पर ये न्यूज में दिखता है। अगर बात करें आगे ग्रे लिस्ट जो होती है, जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया, ठीक है, तो ये प्रेशर क्रिएट करने का काम करती है, पर लेकिन कोई लीगल बाइंडिंग ये नहीं रखती है कि लीगल सैंक्शन लग गया उनके ऊपर, इकोनॉमिक कोई उनके ऊपर ज्यादा एक तरीके से दिक्कत पड़ने वाली है। पर हाँ ये है कि इसके चलते नुकसान भी होते हैं, क्योंकि होता क्या है इससे कि आप लोग क्या कर पाएंगे, आप लोग जो बाहर से FDI आती है वो लोग यहां पर आकर इन्वेस्टमेंट करना बंद कर देंगे। तो लगभग यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा पाकिस्तान के अंदर लगभग 10 बिलियन एनुअली यहां पर पाकिस्तान को इससे लॉस हो रहा है। पर लेकिन पाकिस्तान जो है फिर भी अपने जो टेररिस्ट आका हैं उनको सपोर्ट छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, इतनी बुरी कंडीशन होने के बावजूद भी। तो ये काफी एक बुरी बात यहां पर बोल सकते हैं।
यानी कि जो भी टेररिस्ट हैं अगर उनको प्रॉपर वे में अगर उनको जेल के पीछे डाला जाता, जो सजा मिलनी चाहिए वो सजा उनको दी जाती, तो काफी सारी चीजें जो है यहाँ पर वो कंप्लीट हो जाती। पर लेकिन पाकिस्तान ने वो पैटर्न जो है वो फॉलो नहीं किया। नॉर्मली यहाँ पर जो फाइनेंस सिलेक्शन टास्क फोर्स काम कर रहे हैं वो क्या कर रहा है, वो कैरेट और स्टिक वाली अप्रोच लगा रहा है। यानी कि कैरेट खिलाया, यानी कि गाजर खिलाई जा रही है घोड़े को और पीछे से स्टिक भी मारी जा रही है। ये बिल्कुल ऐसे जैसे पेरेंट्स नहीं होते, पेरेंट्स फॉलो करते हैं कि बेटा ठीक है अगर तुम्हारा सिलेक्शन हो गया इसमें तो तुमको जो है बाइक दिलाई जाएगी, ठीक है, पर अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो फिर डंडे से तुमको धोया जाएगा, ठीक है। तो ये कैरेट स्टिक वाली अप्रोच होती है एक तरीके से, यानी कि दोनों तरीके से पैटर्न को उस तरीके से लेके चलना ताकि अच्छा काम किया तो बढ़ाई देंगे, शाबाशी देंगे सरदार, और अच्छा काम नहीं किया तो सरदार जो है फिर लपेट के फिर पिटाई करेंगे, ठीक है। तो वो वाली चीजें यहां पर देखने को मिलती है। तो इसी के चलते पाकिस्तान को भी कुछ ऐसी कंडीशन में रखने की कोशिश की जा रही है यहां पर, जिससे कि पाकिस्तान जो है सिचुएशन को नॉर्मल कर आगे बढ़े। नेक्स्ट जो न्यूज यहां पर निकल कर आ रही है ये आ रही है एग्रीकल्चर के साइड से। तो एग्रीकल्चर की साइड से क्या न्यूज है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के द्वारा साइन किया गया है एक एमओयू। एमओयू क्या बोलते हैं, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो एक एग्रीमेंट साइन किया गया है माइक्रोसॉफ्ट के साथ में, जो कि एक काफी इंपोर्टेंट कंपनी है, ठीक है, जो कि आप लोग देखते हैं कि बिल गेट्स साहब की कंपनी है यहाँ पर ये। तो इसके द्वारा एक यहाँ पर पायलट प्रोग्राम चलाया जाएगा 100 विलेज में, यानी कि 100 गांव में, लगभग 6 राज्य के अंदर। तो एमओयू जो साइन किया गया यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट के चलते, तो क्रिएट करेंगे यूनिफाइड फार्मर सर्विस इंटरफेस, यानी कि एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि जो भी फार्मर से रिलेटेड जो सर्विस है उनको ऑनलाइन यहाँ पर इस तरीके से प्रोवाइड करा पाएंगे, उसके लिए डेटा इकट्ठा करेंगे। तो एक यूनिफाइड फार्मर सर्विस इंटरफेस जो क्लाउड कंप्यूटिंग यानी कि टेक्नोलॉजी का यूज करके बेसिकली यूज किया जाएगा। तो यहाँ पर बेसिकली जो फोकस किया जा रहा है, जो मिनिस्ट्री के जो प्लान है यहाँ पर, ठीक है, यानी कि जो एक तरीके से कंप्राइज करेंगे मेजर पार्ट ऑफ जो मिनिस्ट्री के जो प्लान है वो क्रिएट किए जाएंगे। तो एक कलेक्शन रहेगा टेक्नोलॉजी का, और जो भी यहाँ पर इससे रिलेटेड इंटरवेंशन है यहाँ पर बेसिकली एग्रीकल्चर के थ्रू, वो सारी एक जगह मिल जाएंगी आप लोगों को चीजें। तो एग्री स्टेक का नाम दिया गया इसको, AGRISTAC के, ठीक है। तो एग्री स्टेक यहाँ पर किस किस के द्वारा काम कर रहे हैं यहाँ पर, तो हमारी कंट्री मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर और इसी के साथ में माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा यहाँ पर काम कर रहे हैं। तो एग्री स्टेक बेसिकली ये कलेक्शन ऑफ द टेक्नोलॉजी और जो डिजिटल डेटाबेस है उसके ऊपर फोकस करेगा जो किसानों से रिलेटेड है, ठीक है, तो एग्रीकल्चर सेक्टर में। तो उसको एक तरीके से एक प्लेटफॉर्म पे यहाँ पर लाया जाएगा, ताकि देखिए आप लोग मान लीजिए आज के में आप लोग मार्केट में जाते हैं तो आप लोग को पता है आप लोगों को कुछ काम करना है, ठीक है, घर का सामान खरीदना है, पहनने के कुछ कपड़े खरीदने हैं, ठीक है, कुछ और चीजें खरीदनी है आप लोगों को, तो आप लोग क्या करेंगे, अलग अलग दुकान पर जाएंगे। पर लेकिन अगर मॉल में आप लोग चले गए तो सारी चीजें एक ही जगह मिल जाएगी आप लोगों को, इसीलिए लोग मॉल में जाना ज्यादा पसंद करते हैं। इवन एंटरटेनमेंट भी हो जाता है, खाना भी मिल जाता है, तो सारी चीजें एक ही जगह मिल जाती है। तो वही बेसिक पर्पज है यहाँ पर कि सारी चीजें एक जगह इकट्ठी की जाए। तो यहाँ पर एक तरीके सेंटर डिजिटल इंडिया जो प्रोग्राम है उसके पैटर्न में यहाँ पर आप लोगों को चलता हुआ नजर आएगा। तो इंप्लीमेंट जो किया जा रहा है नेशनल जो लैंड रिकॉर्ड मोनेट जो एक तरीके से मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम है, ठीक है, तो वो भी यहां पर इंप्लीमेंट किया जा रहा है। नॉर्मली क्या होता है, मान लीजिए गवर्नमेंट को कोई आज की डेट में कोई प्रोग्राम चलाना है, कहीं पर कोई बांध बनाना है, तो बांध बनाने के लिए उसको जमीन चाहिए, जमीन खरीदने के लिए उसको जाना पड़ेगा स्टेट गवर्नमेंट के पास में। सेंट्रल गवर्नमेंट को बांध बनाना है, स्टेट गवर्नमेंट के पास जाएगी कि यार जमीन खरीदनी है, ठीक है। तो नॉर्मली क्या रहता है कि जमीन जो है वो प्राइवेट सब्जेक्ट है, और जो लैंड है वो आप लोग देखेगा स्टेट रिस्क की कैटेगरी में आता है, तो उसकी वजह से और ज्यादा दिक्कत हो जाती है। हमारे संविधान में जब 7वें शेड्यूल में आप लोग जाओगे तो यहां पर सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट है। तो यहां पर स्टेट लिस्ट में आप लोगों को लैंड देखने को मिलेगा, तो इसकी वजह से यहां पर ये दिक्कत निकल कर आती है। तो इसको भी यहां पर बेसिकली देखना होता है। तो अभी हमारी कंट्री में क्या है कि लैंड को लेकर काफी बड़े मुद्दे रहते हैं। पता चला किसी पर्टिकुलर पर्सन के नाम कितनी जमीन है, किसी के नाम कितनी जमीन है, और जिसके नाम जमीन है पता चला वो चढ़ी भी हुई भी नहीं है कागजों में, उसको कोई और कब्जाए बैठा है। तो ऐसे बहुत सारे केस हमारी कंट्री में कोर्ट में आज के डेट में पड़े हुए हैं। तो इसलिए डिजिटल रिकॉर्ड को इकट्ठा किया जा रहा है ताकि ऐसी कोई कंडीशन यहां पर देखने को नहीं मिले। तो यूनिक डिजिटल जो आइडेंटिफिकेशन है यहां पर उसके बारे में बात करते हैं। तो फार्मर आईडी लोगों को प्रोवाइड कराई जाएगी किसानों को, ताकि उनके पास में यहां पर ये आईडी रहे। तो फार्मर की जो आईडी रहेगी वो रहेगी यहां पर, और इसी के साथ में डिजिटल नेशनल जो आईडी आधार है यहां पर ये वो बेसिकली कनेक्ट किया जाएगा। यानी कि आधार कार्ड के साथ में एक आईडी रहेगी, उस आईडी के थ्रू सारे लैंड रिकॉर्ड रहेंगे, ताकि तुरंत एक बटन दबाते ही पता चल जाए कि ये किसकी आईडी है, किसका आधार है और किसके साथ में सारी डील करनी है, क्या क्या चक्कर है, ताकि आराम से सारे प्रोजेक्ट चल सके। चाइना में देखिए फायदा क्या रहता है, चाइना में सबसे बड़ा फायदा ये रहता है, चाइना में आज की डेट में सारी चीजें जो हैं वो मैक्सिमम गवर्नमेंट के अंडर में रहती है। तो अगर कोई उनको कंपनी को कोई जमीन देनी है, कोई काम करवाना है, तो चुटकियों में मिनटों में वहां पर कंपनी स्टैब्लिश हो जाती है, क्योंकि सारी चीजें गवर्नमेंट के हाथ में। पर हमारी कंट्री में नॉर्मली ऐसा नहीं होता है, डेमोक्रेटिक कंट्री में जनता की भी पूछनी होती है, ठीक है। तो ये थोड़ा हर्डल बोल सकते हैं, पर लेकिन जरूरी भी है, वरना फिर डिक्टेटर वाली चीज हो जाएगी, जनता को दिक्कत है, गवर्नमेंट कुछ भी कर रही है तो वो मनमानी चलाने लगती है। तो चाइना में वो दिक्कत भी है, तो वो सारी चीजें फिर देखने को मिलती है। तो अभी फिलहाल जो न्यू जो यहाँ पर प्रपोज किया गया डिजिटल फार्मिंग टेक्नोलॉजी, ठीक है, उसके चलते हम लोग क्या करेंगे, इंप्रूव कर पाएंगे जो फार्मर को, खासकर इनकम भी, किसानों की इनकम डबल करनी है ना 2022 तक का, तो वो भी एक फंडा हो पाएगा। और दूसरा जो यहाँ पर फार्मर की जो पैदावार है वो भी इंप्रूव कर पाएंगे टेक्नोलॉजी का यूज करके, कौन सा बीज यूज होना है, ठीक है, कितना इसको खाद चाहिए, किस तरीके का टेम्परेचर होना चाहिए,
वो सारी चीजें उस हिसाब से हम लोगों ने अभी देखा था। हम लोग बीज से रिलेटेड सीड किट भी प्रोवाइड करा रहे हैं किसानों को, मैंने डिस्कस किया था आप लोगों से, ठीक है। तो इसी के चलते यहाँ पर जो सेंसर टू मॉनिटर द कैटल्स, तो जो भी कैटल्स है उनको मॉनिटर किया जाएगा। ड्रोन के थ्रू सोयल को यानी कि मिट्टी को एनालाइज किया जाएगा। पेस्टिसाइड किस तरीके से अप्लाई करना है, यानी कि किस तरीके से खाद वगैरह आप लोगों को देना है, वो भी ड्रोन के थ्रू यहाँ पर चीजों का एनालिसिस किया जाएगा। तो इस तरीके से काफी कुछ आप लोगों को देखने को मिलेगा। कितना क्रेडिट और कितनी इंफॉर्मेशन है, कितना पेस्ट जो यहाँ पर एक तरीके से पर्टिकुलर एरिया में कितने यहाँ पर जो इन्फेक्शन देखने को मिला है, वो सारी चीजें, क्रॉप का कितना वेस्टेज देखने को मिला है, पुअर प्राइसेस कहां पर उसको देखा जाएगा, कहां पर पैदावार कितनी हो रही है, तो क्या सफिशिएंसी है यहाँ पर एक तरीके से सफिशिएंटली एड्रेस किया जाएगा उसको, जो भी दिक्कत है, जो भी यहाँ पर डिफिशिएंसी चल रही है उसको सफिशिएंटली एड्रेस किया जाएगा। तो सारे मुद्दे आप लोगों को देखने को मिलेंगे। फ्यूल के फिल्म में भी इनोवेशन आएगा, कितना कहां पर कितना खर्चा हो रहा है। देखिए एक तरीके से आज के में देखिए हमारे खेतों में से हम लोगों को क्या करना है, सिंचाई करनी है, तो वो डीजल यूज करें। अगर वहां पर हम लोग यूज करेंगे एक तरीके सोलर पैनल, सोलर पंप, तो अच्छा रहेगा। दूसरा इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह, अगर आज के में हम लोग को एथेनॉल ब्लेंडिंग करनी है अपना पेट्रोल डीजल के अंदर, बेसिकली पेट्रोल के अंदर नॉर्मली अगर बात करें, तो हम लोगों ने वो टारगेट रखा था 2030 तक का एथेनॉल ब्लेंडिंग करने का। अभी हम लोगों ने क्या किया, उसको घटा दिया है। याद है कब तक कर दिया घटाकर, बताइए जरा, उसको 2025 तक कर दिया हम लोगों ने एथेनॉल ब्लेंडिंग का। तो पहले 2030 तक था, 2022 तक का हम लोगों को 10% बढ़ाना है, और अब लोगों को 2025 तक का हम लोगों को 20% बढ़ाना है, यानी कि 3 साल में उसको 20% कर देंगे। तो वो भी कहां से आएगा, वो भी खेतों से ही निकल के आएगा ना, खेत काफी बड़े हेल्प करने वाले उसमें। तो इस तरीके से तो मोर रेजिलिएंट क्रॉप लगानी है, किस तरीके से पता चला, कहीं पर जहां पर पानी काफी कम है वहां पर चावल उगा रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, वहां पर वो खेती उगाओ जिसको पानी की काफी कम रिक्वायरमेंट है। तो इस तरीके से आप लोग कई सारी चीजें लेकर यहां पर चल सकते हो। तो ये काफी बड़ा मुद्दा है आज की डेट में, ठीक है। तो इसके ऊपर फोकस किया जाएगा। कंसर्न क्या है, अगर बात करें एब्सेंस है डेटा प्रोटेक्शन लेजिस्लेशन का। देखिए यहां पर ये बोला है कि आप लोगों ने डेटा सारा इकट्ठा तो कर लिया, पर लेकिन क्या आप लोगों के पास में डेटा प्रोटेक्शन लॉ है, जो कि एक क्वेश्चन मार्क लगाता है, नहीं है भाई साहब हमारे पास में। तो वो वाली चीज है। अगर बात करें कमर्शियलाइजेशन आप लोग कर रहे हैं, तो पता चला कौन कौन फायदे के लिए डेटा को कैसे कैसे यूज कर रहे हैं। अगर कल को कोई लड़ाई हो जाती है, उसका डिस्प्यूट कैसे हो रहा है, तो वो भी नहीं है। प्राइवेसी के बारे में बात करें तो वो भी नहीं है, ठीक है। एक्सक्लूजन, अगर कोई इश्यू है तो उसको भी एक्सक्लूड किया जा रहा है। तो कैसे चीजें चलेगी यहाँ पर, जबकि आप लोगों को पता है हमारी कंट्री में पार्ट 3 के अंदर जब आप लोग जाएंगे तो फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक। इसमें आर्टिकल 21 जो है वो आप लोगों को राइट टू प्राइवेसी के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो राइट टू प्राइवेसी के बारे में जो बात कर रहे हैं, तो आप लोग यहां पर किसी का डेटा अगर इकट्ठा कर रहे हैं और वो डेटा फिर यहां पर पब्लिक में फ्लड होता घूम रहा है, तो उसकी प्राइवेसी तो हनन हो जाएगी। पता चला किसी पर्टिकुलर पर्सन को एड्स की बीमारी है, ठीक है, वो नहीं चाहता है मार्केट में किसी को इन्फॉर्मेशन पता चले, वो उसका इलाज करवा रहा है आराम से, ठीक है। आप लोगों ने क्या किया, वो इन्फॉर्मेशन जो है वो पब्लिक में आ गई आप लोगों के सर्वर से चोरी होकर। तो कैसे काम चलेगा, तो वही बात होगी, ऐसा कैसे चलेगा भैया। तो ये सारी चीजें भी यहां पर समझने वाली है, जो कि काफी बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है। अब इसको यहां पर पूरा समरी की फॉर्म में यहां पर भी बताया गया है, अगर आप लोग इसको देखना चाहते हैं तो यहां पर यही चीजें बताने की कोशिश की गई है कि नॉर्मली ये एग्री स्टेक का मतलब क्या है यहां पर, ये ठीक है। तो एक रिपोर्ट यहां पर देखने को मिली, कमेटी जो फार्मर की इनकम को डबल करने की बात कर रही है, ठीक है। इसी के साथ में नीति आयोग का जो डिस्कशन पेपर है उसके बेस में कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे यूज कर सकते हैं किसानों के लिए। इसी के साथ में अगर बात करें फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड और जो कॉमर्स प्रमोशन फैसिलिटेशन एक्ट है 2020 का, जो भी यहां पर मेंशन किए गए हैं, तो डेटा को कलेक्ट किया जाएगा। तो कई सारे मुद्दे यहां पर देखने को मिल रहे हैं। सबसे पहला तो यहां पर यह कि जो डेटा ये कलेक्ट कर रहे हैं, तो ये डेटा कलेक्ट किस तरीके से क्या क्या किया जा रहा है, तो पर्सनल डिटेल रहेगी, पर्टिकुलर फार्मर की नाम क्या है, मोबाइल नंबर, वो सारी चीजें, ठीक है। उसकी प्रोफाइल, लैंड को लेकर कितनी जमीन है उसके हिसाब से देखेंगे। प्रोडक्शन डिटेल, क्या क्या प्रोडक्शन हो रहा है, और फाइनेंशियल डिटेल, कितनी उसकी अर्निंग है उस किसान की, वो सारी चीजें यहां पर देखने को मिलेगी। यानी कि उस किसान का पूरा चिट्ठा यहां पर इसके ऊपर तैयार किया जाएगा, ठीक है। दूसरा यहां पर जो बेनिफिट है उसके बारे में बात करें तो बोला जा रहा है कि एक्सेस रहेगा फॉर्मल क्रेडिट का, यानी कि बैंक से जिस तरीके से लोन लिया जा सकता है, किस किसान को कितना लोन मिल रहा है। बेटर क्वालिटी इनपुट यहां पर देखने को मिलेगा। इसी के साथ में मैकेनिज्म जो है मार्केटिंग और जो प्राइस डिस्कवरी में हेल्प करेगी, यानी कितना किसान के द्वारा प्रोड्यूस किया गया है उसको कितना प्राइस यहां पर मार्केट में मिलना चाहिए, वो यहां पर डिसाइड किया जाएगा अगर इन चीजों का पता चल जाएगा तो। इश्यूज क्या है पोटेंशियली, देखिए यहां पर नॉर्मली ये चीजें इसलिए नहीं चेक की जा रही है किसानों को अच्छा इनपुट मिले। ये बोला जा रहा है कि इशू इसलिए क्योंकि यहां पर नॉर्मली ये जो कंपनी है, अगर कोई यहां पर जो इसके जो यहां पर फूड प्रोडक्शन के फील्ड में काम कर रही है, वहां पर मान लीजिए अनाज जा रहा है, अनाज का वो ब्रेड बनानी है, कोई ब्रेड बनाने वाली कंपनी है, तो कितना मार्केट में गेहूं है उसको ये पता होना चाहिए। उसी के बेस पर फिर वहां पर वो है वो प्राइस प्रोवाइड कराएगी, ठीक है। तो यहां पर सबसे बड़ी दिक्कत तो ये कि किसानों के साथ में चीजें डिस्कस ही नहीं की जा रही है, ठीक है। एल्गोरिथम जो रही जाएगी यहां पर बेस्ड, वो बेसिकली वो ट्रांसपेरेंसी उसके अंदर नहीं रहेगी, कोई अकाउंटेबिलिटी कौन करेगा उसकी, वो चीजें हैं। तो इंसेंटिव जो है यहाँ पर फाइनेंशियल गेनर को मिलेगा, यहाँ पर जो कंपनीज है उनको मिलेगा, ना कि किसानों को मिलेगा। तो किसानों के ऊपर ज्यादा फोकस ही नहीं है, किसानों की प्राइवेसी लॉस हो जाएगी। यहाँ पर किसानों का जो डेटा यहाँ पर चला गया उनके पास में, अब उनको ये रहेगा कि अच्छा पैदावार अच्छी हो रखी है किसानों के पास में, तो ये खेती अच्छी है, अच्छी खासी, किसानों को पैसा कम भी देंगे तो काम चल जाएगा।
तो उस टाइम पर ये किसानों के साथ में इस तरीके के खेल सकते हैं, अगर सारा डेटा इस तरीके से अवेलेबल रहेगा तो। ठीक है, इसी के साथ में किसी किसान का अगर आधार कार्ड लिंक नहीं है यहाँ पर, तो उसको ये सर्विस डिलीवरी नहीं हो पाएगी, वो चीजें देखने को मिलेगी। तो कई सारी ऐसी फ्यूचर में भी कई सारी दिक्कतें देखने को मिल सकती है। रिकमेंडेशन ये दे रखी है कि आप लोग क्या करें, चीजों को ढंग से लेकर चलें। ठीक है, फार्मर को भी इंक्लूड करके चलें, अगर कोई डिसीजन लेना है, जब किसानों से रिलेटेड बात है तो किसानों को भी लेकर चले ना। मान कोई आप लोगों को महिला से रिलेटेड कोई आप लोगों को रूल बनाने हैं देश के अंदर, तो महिलाओं को भी इंक्लूड करके चलो ना। महिलाओं को अलग फेंक कर आप लोग कैसे रूल बना सकते हैं, उनके लिए क्या इंपैक्ट पड़ेगा यहाँ पर उनकी प्राइवेसी पर, वो भी देखो। हमारी कंट्री में कोई अब तक डेटा प्रोटेक्शन लॉ भी नहीं है, उसको कैसे लेकर चलोगे। तो ये सारा मुद्दा है बेसिकली यहाँ पर। तो एक पिक्चर के अंदर ये सारी चीजें आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, इसके ऊपर यहाँ पर बात की जा रही है सारी। नेक्स्ट यहां पर बात करते हैं इन्वायरमेंट के बारे में। ये भी काफी बड़ा मुद्दा आप लोग यहां पर बोल सकते हैं। एयर क्वालिटी जो है और कोविड-19 को अगर पैरेलल करके देखा जाए तो यहां पर जहां पर एयर क्वालिटी काफी ज्यादा खराब है, वहां पर कोविड-19 आप लोगों को और ज्यादा देखने को मिलेगा। यानी कि एयर क्वालिटी जो है वो भी काफी बड़ा रोल प्ले कर रही है। ये एक पैन इंडिया स्टडी की गई, पहली बार पूरे देश के अंदर ये स्टडी की गई कि क्या रिलेशन है यहाँ पर एयर पोल्यूशन का और कोविड-19 का। तो इससे हम लोग चीजों का अंदाजा लगा पाएंगे। अगर पुअर एयर क्वालिटी आप लोगों को देखने को मिल रही है तो यहाँ पर हायर एमिशन पार्टिकुलेट मैटर, जिसको पीएम बोलते हैं आप लोग, पीएम 2.5 अगर आप लोगों को देखने को मिल रहा है तो कोविड-19 रिलेटेड इन्फेक्शन की जो डेथ है वो भी वहां पर बढ़ जाती है। यानी कि जहां जहां पर यहाँ पर आप लोगों को चीजें देखने को मिलेगी, वहां पर इन्फेक्शन की वजह से लोगों की जान जाती हुई आप लोगों को ज्यादा नजर आएगी। ये यहाँ पर एक स्टडी की गई है। अब आप लोग बोलेंगे कौन था इतना ठाली, कौन था इतना फ्री जिसके द्वारा स्टडी की गई है तो कोई फ्री आदमी जो था वो कोई बेकार आदमी नहीं था, बहुत इंपॉर्टेंट आदमी थे जिनके द्वारा स्टडी की गई। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जो यहाँ पर ट्रॉपिकल मीटरोलॉजी है, IITM पुणे, इसके द्वारा किया गया। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो यहाँ पर बेसिकली राउरकेला, इसके द्वारा किया गया। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भुवनेश्वर, इसके द्वारा किया गया। तो ये यहाँ पर इसी के साथ में पार्शियली फंडेड किया गया इसको मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ के द्वारा, अर्थ साइंस के द्वारा भी। यानी कि कहने का मतलब यहाँ पर ये कि इनडायरेक्ट वे में बोला जाए तो हमारी कंट्री का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके द्वारा यहाँ पर ये काम किया गया, हमारी कंट्री की जो गवर्नमेंट है उसके द्वारा यहाँ पर ये काम किया गया कि हम लोग पता लगा सके एयर क्वालिटी और कोविड-19 के बीच में क्या बेसिकली फंडा है, ताकि हम लोग अच्छे से इलाज कर सके चीजों का। तो यहाँ पर जो स्टडी की जा रही है इसमें 3 तरीके का डेटा वो है इंक्लूड किया जा रहा है। यहाँ पर एयर क्वालिटी जो इंडेक्स है इसके बारे में हम लोगों ने कई बार डिस्कस भी किया है, उसके बारे में डिस्कस किया जा रहा है। इन सीटू मतलब जिस पर्टिकुलर एरिया में स्टडी की जा रही है उसी के अंदर का क्या एयर क्वालिटी इंडेक्स है, क्योंकि हर एरिया का अलग अलग आप लोगों को देखने को मिलेगा। नेशनल एमिशन इन्वेंट्री जो कि बेसिकली पार्टिकुलेट मैटर 2.5 के बारे में बात करेगी, जिस तरीके से यहाँ पर चीजें जो डेवलप किया गया था साइंटिस्ट के द्वारा कि किस तरीके से क्या क्या चीजें हैं। अगर बात करें कोविड-19 से रिलेटेड जो पॉजिटिव केस आ रहे हैं और उससे रिलेटेड जो डेथ है 5 नवंबर 2020 के एयरफेयर की बात की जा रही है, यानी कि पहले टाइम का डेटा यहां पर निकाला जाएगा और उसके बेस पर यहां पर स्टडी की जा रही है। अगर बात करें इस रिपोर्ट का नाम क्या दिया गया है तो यहां पर बात की जा रही है स्टेबलाइजिंग ए लिंक, यानी कि एक लिंक को स्टेब्लिश किया जा रहा है बिटवीन फाइन पार्टिकुलेट मैटर, यानी कि जो PM 2.5 है उसके अंदर और बेसिकली कोविड-19 के चलते एंथ्रोपोजेनिक एमिशन जो देखने को मिल रहा है एयर क्वालिटी डेटा का। एंथ्रोपोजेनिक क्या होता है? इंसानों के द्वारा की गई हरकतें, जैसे कि हम लोग क्या कर रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, कोयला जला रहे हैं, ठीक है, और जो अलग अलग तरीके से हम लोग पोल्यूट कर रहे हैं इन्वायरमेंट को, एयर को और पानी को, तो वो सारी चीजें यहां पर देखने को मिलती है। तो उसका इंपैक्ट क्या पड़ रहा है कोविड-19 पर, क्या कोविड-19 के केसेस जो है उसकी वजह से बढ़ रहे हैं, वो वाली चीजें देखने को मिलेगी। तो एक तरीके से डील करेगा ये कि इस तरीके से हम लोग को हाईली पॉल्यूटेड एरिया में मोर वनरेबल कोरोना वायरस का इंफेक्शन देखने को मिल रहा है। ये बात इसके द्वारा बताएगी स्टडी करने के बाद में कि जहां जहां पॉल्यूशन है वहां वहां ये खतरनाक चीजें हो रही हैं। अगर बात करें रीजन के बारे में तो ह्यूज अमाउंट ऑफ फॉसिल फ्यूल आप लोगों को देखने को मिलेगा यहाँ पर बेसिकली यूज किया जा रहा है। तो हैवी कोविड-19 के केस, हायर कोविड-19 के केस आप लोगों को नजर आएंगे। और नोवल कोरोना जो है वो फाइन पार्टिकुलेट मैटर लाइक P2.5 पर आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। मान लीजिए कोई पार्टिकल है वो चल कैसे पा रहा है ज्यादा दूर तक कोरोना वायरस, क्योंकि अगर बात करें इन्वायरमेंट के अंदर जो छोटे छोटे पार्टिकल हैं जो पोल्यूशन के, उनके ऊपर अगर कोई इस तरीके से छींक आप लोगों ने और उसके ऊपर यहाँ पर छींक से आप लोगों की जो नाकों में से जो भी चीजें तो पानी निकला थोड़ा, तो वो यहाँ पर अगर जो इन्वायरमेंट में जो पोल्यूशन है उससे जाकर चिपक गया, किसी ने सांस लिया उसके जाकर अंदर चला गया, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये भी दिक्कत देखने को मिल रही है। इसीलिए बोला गया था कि कई कई मीटर तक कोरोना वायरस चल पा रहा है। तो कोरोना वायरस के थोड़ी ना यार हाथ पैर है कोरोना वायरस चलेगा, बेसिकली जो इन्वायरमेंट में जो एयर है और उस एयर में जो पोल्यूशन है उसकी वजह से वो आगे चल पा रहा है, वहां से दिक्कत देखने को मिल रही है। तो इससे चल के ये एयरबोर्न ट्रांसमिशन डिजीज बन गया कोविड-19, जहां जहां पर पोल्यूशन ज्यादा था। ये लंग्स को इंपैक्ट, फेफड़ों पर इंपैक्ट डाल रहा है काफी लार्ज स्केल पर, और इसके चलते
काफी लार्ज स्केल पर ये बढ़ता हुआ भी नजर आया। तो अगर इसको बढ़ने से रोकना है तो सीधी सीधी बात क्या है, वही स्टेप उठाओ जो इसको रोक सकते हैं नॉर्मल तरीके से। पार्टिकुलेट मैटर को कैसे कम करना है, अभी हमारी कंट्री में भारत स्टेज 6 की बात की गई, यानी कि बीएस स्टैंडर्ड 6 की बात की गई कि हम लोगों को पोल्यूशन को कम करने के लिए 6 वाला ईंधन यूज करना चाहिए। तो जो बीएस स्टैंडर्ड जो 6 की बात हम लोगों ने की, उसको जल्दी से जल्दी इंप्लीमेंट किया जा रहा है हमारी कंट्री में। इसी के साथ में अगर बात करें एयर क्वालिटी इंडेक्स के बारे में, तो वो भी बात करते हैं कई सारी चीजों के बारे में, जैसे पार्टिकुलेट मैटर जो PM10 है उसको कैसे कम करना है, ठीक है, PM2.5 है उसको कैसे कम करना है, ठीक है, कार्बन जो मोनोऑक्साइड गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड को कैसे आप लोगों को खत्म करना है, सल्फर डाइऑक्साइड को कैसे आप लोग कंट्रोल करना है, ठीक है। ये यहाँ पर कई सारी चीजें आप लोगों को देखने को हुई। अमोनिया के बारे में बात की है तो NH3 को कैसे कंट्रोल करना है आप लोगों को, ठीक है, सीसा जो है उसको कैसे कंट्रोल करना है, PB। तो ये सारी चीजें आप लोगों को कंट्रोल करनी पड़ेगी, क्योंकि यही एयर क्वालिटी इंडेक्स के अंदर चेक भी की जाती है। तो इनको आप लोग अच्छे से कंट्रोल कीजिए तो फिर काफी ज्यादा फायदा आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो कहने का मतलब है कि जहां पोल्यूशन है वहां कोरोना वायरस के चांसेस और ज्यादा बढ़ जाते हैं। एक और छोटी सी न्यूज है यहाँ पर, ये साइंस एंड टेक के बारे में आप लोग यहाँ पर इसको बोल सकते हैं। ये बात की जा रही है अभी पर्टिकुलर मेंढक के बारे में, तो चॉकलेटी मेंढक यहाँ पर देखने को मिले, ठीक है, जैसे चॉकलेट नहीं होती है कुछ चॉकलेटी कलर आप लोग यहाँ पर इसको देखने का मिलेगा। तो यहाँ पर ये अभी कहाँ पर, तो न्यू गिनी, तो जो न्यू गिनी एरिया है यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेंगे बेसिकली। तो अभी इसी के बारे में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। तो यहाँ पर ये इनका कोका कलर जो फ्रॉक का यहाँ पर देखने को मिला, ये यहाँ पर अभी रिसेंटली काफी ज्यादा न्यूज में आ गए हैं। तो यहां पर इसको लिटोरिया मीरा बेसिकली मीरियम करके यहां पर एक लैटिन शब्द होता है जिसका मतलब होता है सरप्राइज और स्ट्रेंज, तो उससे यहां पर ये बेसिकली निकाला गया है साइंटिफिक नेम इसका, ठीक है। तो यहां पर लिटोरिया मीरा, ठीक है, तो ये नाम याद रखिएगा। तो ऑस्ट्रेलिया का जो लिटोरिया जिनस जो पर्टिकुलर जो ट्री फ्रॉग है उससे रिलेटेड आप लोग यहां पर ये चीज देखने को मिलेगी। तो ऑस्ट्रेलिया वाले एरिया में भी और यहां पर इस पर्टिकुलर एरिया में भी ये काफी लार्ज स्केल पर देखने को मिल रहे हैं। तो इसके बारे में कुछ थोड़ी बहुत आप लोग इंफॉर्मेशन याद रखिएगा कहां पर पाया गया है, ठीक है, और इसी के साथ में क्या इसका नाम है। तो कुछ ये इस तरीके के क्वेश्चन हल्का फुल्का अगर पूछ जाए तो हल्का सा आइडिया आप लोग रख सकते हैं। तो आइए जल्दी जल्दी नजर डालते हैं क्या क्या हम लोगों ने डिस्कस किया। तो वर्ल्ड जो जूनोसिस डे है इसके बारे में सबसे पहले हम लोगों ने बात की। इसी के साथ में यहाँ पर हम लोगों ने यहाँ पर बेसिकली जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट न्यूज देखी, तो यहाँ पर हम लोगों ने WHO जो M योगा जो ऐप है उसके बारे में जाना, क्या क्या चीजें सारी उसके बारे में समझी, तो पता होना चाहिए आप लोगों को। नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ पर कुछ आइलैंड वाले एरिया के बारे में बात की, जिसके चलते आप लोगों को यहाँ पर कई सारी न्यूज जानने को मिली इसके रिलेटेड। नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ पर बेसिकली जो दिव्यांगन है उनके बारे में क्या क्या हेल्प की जा रही है वो समझा। इसी के साथ में हम लोगों ने उड़ीसा के बारे में कुछ बातें की। नेक्स्ट इनकम टैक्स से रिलेटेड कुछ बातें की। पाकिस्तान से रिलेटेड जो बातें की वो भी काफी इंपॉर्टेंट थी यहाँ पर, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स और कैरियर टूरिस्टिक अप्रोच देखी हम लोगों ने। अर्बन इंडिया के अंदर हमारी कंट्री में कौन कौन सी स्कीम है अभी जो कि यहाँ पर डिस्कस की हम लोगों ने 3 स्कीम, तो तीनों स्कीम के बारे में आप लोगों को याद रखना है। इन्वायरमेंट के बारे में बात करें तो एयर क्वालिटी क्या इंपैक्ट डालती है कोविड-19 पर, वो हम लोगों ने समझा अच्छे से। एग्रीकल्चर के बारे में बात करें तो एग्री स्टेक को काफी डिटेल में मैंने आप लोगों को डिस्कस किया, अगर क्वेश्चन बन जाए तो आप कंफ्यूज नहीं होना है। और साइंस एंड टेक में हम लोगों ने यहाँ पर ये पर्टिकुलर मेंढक के बारे में बात की जो कि चॉकलेटी मेंढक है, ठीक है। तो जिसको चॉकलेट पसंद है वो चॉकलेटी मेंढक को देखना, चॉकलेट खाना भूल जाओगे। चलिए जोक था, एंजॉय करते रहिए अपनी चॉकलेट। आइए अब एक बार यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं कुछ आप लोगों के सामने जो यहाँ पर ये पर्टिकुलर क्विज है, और फिर कल का एक बार रिवीजन करेंगे। तो आप लोग यहाँ पर ये बताना है कौन से मिनिस्टर जिनके द्वारा अनाउंस किया गया यहाँ पर ये बेसिकली दिव्यांगत खेल केंद्र, ठीक है। तो ये आप लोग को बताना है। यहाँ पर ये ग्रे लिस्ट जो है ये कब पाकिस्तान को इस लिस्ट में डाला गया ये आप लोग को बताना है। कैबिनेट के द्वारा यहाँ पर एग्रीमेंट किया गया किसके साथ में मिलकर अभी यहाँ पर, जिसके चलते एक्सचेंज किया जाएगा इन्फॉर्मेशन को, खासकर टैक्स से रिलेटेड, ठीक है। ADIP की फुल फॉर्म आप लोग यहाँ पर बतानी क्या है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस के अंडर आता है। इसी के साथ में बी हेल्थी बी मोबाइल किसके द्वारा इसको स्टार्ट किया गया ये बताइए। 2021 जो इंटरनेशनल योगा डे है ये इसकी थीम क्या थी ये आप लोगों को बताना है। इसी के साथ में यहाँ पर इंक्रीज मॉनिटरिंग लिस्ट ये किसके द्वारा यहाँ पर अभी बेसिकली ये देखने को मिली, और इसका एक नाम दूसरा क्या है ये आप लोगों को बताना था, इसलिए यहाँ पर मैंने क्वेश्चन डाले ताकि आप लोग इनको याद रख सके, ठीक है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर के बारे में बात की तो किस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, 45 साल पूरे हो चुके हैं। इसी के साथ में मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के द्वारा साइन किया गया MOU यूनिफाइड फार्मर सर्विस इंटरफेस, तो इसको किसके साथ में साइन किया गया और उसका नाम क्या है, ठीक है। तो ये कई सारे मुद्दे हम लोगों ने देखे, आई होप कि आप लोगों ने इसको एंजॉय किया होगा। आइए अब थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं लास्ट वाली वीडियो का, ठीक है। यहाँ पर बात की जा रही है बेसिकली अगर किसी को अडेप्ट किया जाता है और किसी को छोड़ दिया जाता है बच्चे को, तो यहाँ पर उसको अगर किसी को गोद लेना है किसी तीसरे आदमी को तो कैसे लेगा, कौन सा एक्ट बात करता है इसके बारे में। नेक्स्ट बात करी थी टैक्स इंस्पेक्टर विदाउट बॉर्डर, तो इसके बारे में हम लोगों ने बात की थी। तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के बारे में आप लोगों को बताना है ये इसके साथ में मिलकर कौन सी ऑर्गेनाइजेशन काम करती है। यहाँ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के द्वारा वोकल क्या था, वोकल जो कि टैकाथॉन के बारे में बात की थी, तो ये फुल आप लोगों को स्टेटमेंट पूरी करनी है। ग्लोबल टॉय इंडस्ट्री कितनी है हमारी कंट्री में,
टोटल कितना हम लोग कंट्रीब्यूट करते हैं, और वर्ल्ड में से हम लोग कितना इंपोर्ट करते हैं। GIMAC ये क्या है, जो अभी न्यूज में था, हम लोगों ने डिटेल में समझा इसके बारे में। मैरीटाइम डिस्प्यूट को सोल्व करने की बात की गई इसके थ्रू। आर्बिट्रेशन जो यहाँ पर इनोवोल्व करता है इंडियन प्लेयर को, तो यहाँ पर बेसिकली कहां पर हम लोग जाते हैं अपना आर्बिट्रेशन कराने, अगर हमारा कोई ऐसा मुद्दा रहता है। रसिया के द्वारा सीज किया गया, रसिया के द्वारा जो सीज किया गया क्रीमिया पेनिसुला को, ठीक है, तो इसको कब सीज किया गया यहाँ पर ये बताना है, और किससे सीज किया गया ये बताना था आप लोगों को। ब्लैक सी को एक और नाम से पुकारा जाता है, ये मैंने जानबूझकर डाला क्वेश्चन क्योंकि आप लोग इसको याद रख सकें, एक और टर्म है इससे रिलेटेड। ब्लैक सी जो है यहाँ पर ये कनेक्ट करता है जो सी के साथ में कौन से स्टेट से, तो ये आप लोगों को बताना है। तो ये वो क्वेश्चन है जो डायरेक्ट आप लोगों से पूछे जाते हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं यहाँ पर ये जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है, यहाँ पर ये बेसिकली इसके साथ में मिलकर ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन ये काम कर रही है। वोकल फॉर लोकल काम कर रहा है टोयोकाथन के। 100 बिलियन की इंडस्ट्री है, 10,000 करोड़ की। 1.5 बिलियन इंडिया का रोल है। 80% हम लोग बाहर से खरीदते हैं खिलौने। गुजरात इंटरनेशनल मैरीटाइम आर्बिट्रेशन के बारे में आप लोग याद रखना, ये यहाँ पर मैरीटाइम डिस्प्यूट को सोल्व करने की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये पूछ लिया जाता है। सिंगापुर आर्बिट्रेशन आप लोग याद रखना, यहाँ पर जाकर हम लोग अपना मैटर सुलझाते हैं। यूक्रेन में याद रखिएगा 2014 की बात की जा रही है, ये इसने क्रीमिया हथियाया था। इसको बोलते हैं यूक्रेन, ठीक है, तो जो यहाँ पर ब्लैक सी है, ठीक है। इसी के साथ में ब्लैक सी जो है सी जो के साथ में स्टेट ऑफ क्रैच के साथ में यहाँ पर कनेक्ट होता है, ठीक है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से मैं बेस्ड कई बार बन जाता है। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। पीडीएफ यहाँ से जाकर डाउनलोड कर लेना। आई होप कि आप लोगों ने इसको एंजॉय किया होगा। यहाँ पर भी आप लोग मेरे साथ में कनेक्ट रह सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करो यार। तब तक के लिए जय हिंद।